हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के गणित विषय में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में अपन को ये कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर देना है। यानी अपन को ये बताना पहले तो कि ये सत्य है या असत्य है, और सत्य और असत्य क्यों है ये भी अपन को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पहला सवाल। पहले सवाल में अपन को ये कहा गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपन को पता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपन लिखेंगे हाँ सत्य। तो लिखेंगे सत्य। सत्य तो है, पर सत्य क्यों है? तो अपन कहेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। तो ये अपना हो गया पहले का आंसर। इसी तरह से अपन देखते हैं पहले का प्रश्न संख्या 2। पहले के प्रश्न संख्या 2 में अपन को कहा गया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या हो। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि संख्या रेखा कहते किसे। तो संख्या रेखा उसे कहते हैं जो माइनस अनंत से शुरू होकर धनात्मक अनंत की ओर चले, यानी कि जिसमें माइनस की यानी ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं हो। तो देखो जैसे कि मैं लिखता हूँ, देखो √m का मतलब क्या होता है? अंडर रूट वाली संख्या है, और m क्या एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले अपन रखते हैं √1। जैसे उदाहरण के लिए √1 रख दिया मैंने, तो √1 क्या है? 1 ही होगा इसका सॉल्यूशन। फिर जैसे मैं √2 रखता हूँ, √2 क्या होगा? 1.14 फिर ये चलता जाएगा। √2 की वैल्यू अनंत तक चलती जाती है। उसी तरह से जैसे मैं √4 रखता हूँ, तो आंसर क्या आएगा अपना? 2। तो अपन को इससे क्या समझ में आया कि √m के रूप में अगर अपन किसी भी संख्या को रखेंगे ना, तो क्या वो केवल धनात्मक दिशा में चलेगी, पर संख्या रेखा हमेशा धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरफ चलती है, और उसमें 0 भी आ सकता है। तो अपन को इसका क्या लिखेंगे? उसका आंसर, इसका अपन आंसर लिखेंगे असत्य। इसका हो गया असत्य। और असत्य क्यों है? क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक नहीं, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल का मान केवल धनात्मक ही मिलेगा, और संख्या रेखा में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं आती है। क्योंकि संख्या रेखा में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की क्या संख्याएं आती है? प्रकार की संख्याएं आती है, परंतु √m के रूप में केवल धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। इस वजह से अपन क्या कहेंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या होगी। देखो m एक प्राकृत संख्या होगी, यानी कि क्या है? वो केवल प्लस की संख्या चलेगी, 0 से लगा के प्लस के अनंत तक ही चलेगा। अगर प्लस के अनंत तक चलेगा तो आंसर भी प्लस में आएगा। तो अपन के प्लस में आएगा तो संख्या रेखा केवल एक डायरेक्शन में यानी कि धनात्मक दिशा में ही चलेगी, और अपन का उत्तर मतलब संख्या रेखा प्लस और माइनस और ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरफ चलती है। इस तरह से इसलिए ये क्या होगा? असत्य होगा।
इसी तरह से अपन करेंगे पहले का तीसरा। पहले के तीसरे में अपन को ये पूछा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो या होती है। तो देखो ये जो अपन को पहला प्रश्न पूछा है ना, पहले का पहला, उसका ये क्या है, उल्टा पूछा है। देखो पहले क्या पूछा था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब की बार क्या पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है, ये इसका पूरा उल्टा है, यानी क्या होगा, असत्य होगा। वो सत्य है तो ये असत्य होगा। असत्य, असत्य क्यों, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं हो सकती है। ये लिखेंगे अपन आंसर में, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। या हो सकती है। तो देखो इसी तरह से अपना ये हो गया पहले का तीसरा और पहला सवाल पूरा प्रश्नावली 1.2 का। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में अपन को ये कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सबसे पहले तो अपन को ये पूछा है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, यानी कि 1 2 3 4, मतलब यहाँ से शुरू करना है अपन को, 0 से लगाकर अनंत तक धनात्मक इसी दिशा में होंगे। अगर ऋणात्मक पूछते हैं तो अपन क्या 0 से माइनस की तरफ भी चलते। पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो देखो सबसे पहले तो अपन को है ना ये प्रूव करना है कि क्या सभी अपरिमेय होते हैं। अगर होते हैं तो पहले हाँ लिखेंगे, अगर नहीं होते हैं तो फिर अपन को ये प्रूव करना है कि उदाहरण देना है और बताना है कि हाँ ये परिमेय है इसलिए ये अपरिमेय नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो आप सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। यानी धनात्मक पूर्णांक पूरी प्राकृत संख्या उसके साथ एक 0 जोड़ दो, यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि जो 0 से शुरू हो गए। देखो धनात्मक पूर्णांक जो 0 से शुरू होकर जैसे 0 1 2 3 फिर धनात्मक दिशा में अनंत तक जाएगी, तो ये सब क्या हो गए, धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो अब अभी अपन को क्या पूछा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते। तो अपन देखते जैसे कि मैं लिखता हूँ 1 का वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल 1 है जो क्या है, परिमेय है। परिमेय क्यों हुआ, क्योंकि 1 के नीचे अपन और 1 लगाकर इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फिर अगला अपन है अपना है √2। देखो √2 क्या है, √2 का देखो अगर अपन रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे √2 का, तो क्या आएगा आंसर 1.141 और ये अनंत तक जाएगा, यानी कि ये खत्म नहीं होता, ये अशांत दशमलव वाला है, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये अपरिमेय संख्या हो गई। फिर वापस अपन देते हैं, जैसे √4 ले लिया उदाहरण के लिए, तो √4 क्या है, 2 होगा। ये वापस क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसमें है ना कुछ तो है परिमेय और कुछ क्या है, अपरिमेय। इसलिए अपन क्या लिखेंगे, नहीं। उत्तर लिखेंगे इसके कि नहीं, कुछ संख्याएं परिमेय होती है और कुछ अपरिमेय। यहाँ पे लिखेंगे कुछ संख्या ए परिमेय होती है व कुछ अपरिमेय। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया इसकी पहली लाइन का आंसर। फिर इसने दूसरी लाइन में अपन को क्या पूछा है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। यानी कि अभी अपन को है ना यही उदाहरण वापस देने होंगे जो कि परिमेय हो। जैसे कि देखो उदाहरण के लिए अपन लिख सकते हैं, एक तो हो गया अपना √1, इसका उदाहरण, इसका आंसर क्या आएगा 1, जो कि क्या एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से अपन लिख सकते हैं
4, इसका क्या हो गया 2 हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या है। फिर अपन लिख सकते हैं √9, उसका क्या होगा 3, ये भी क्या एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही अपन अपने हिसाब से और उदाहरण दे सकते हैं। तो इसी के साथ अपना हो गया प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल पूरा। प्रश्न संख्या 3 में अपन को ये कहा गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि अपन को संख्या रेखा पर √5 की वैल्यू यानी मान को दर्शाना है। तो सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए अपन को पाइथागोरस यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से √5 की वैल्यू यानी कि मान उसका ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि √5 किन दो वैल्यू से मिलकर अपन को प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस कहाँ पे लागू होता है ये पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने बनी समकोण के सामने वाली रेखा को क्या कहेंगे अपन कर्ण, या सबसे बड़ी भुजा को भी क्या कहेंगे अपन कर्ण। और एक होगा आधार और दूसरा होगा अपना लंब, जो 90 डिग्री से संलग्न है। ये दोनों अपने हो गए। तो इसमें अपन पाइथागोरस लगाएंगे और उनके मान को अपन कुछ भी मान मानेंगे जिससे अपना √5 आ जाए। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले अपन को मानना पड़ेगा आधार और लंब की वैल्यू। माना आधार बराबर तो है अपना 2 इकाई, आप इसकी जगह 2 सेंटीमीटर या कुछ भी मान सकते हैं। और लंब हो गया अपना 1 इकाई, ये अपन ने माना है, ये मान लिया। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय में रखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में रखने पर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय में रखने पर अपन को √5 की वैल्यू इससे प्राप्त हो जाएगी। देखिए कैसे। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो गया। फिर देखो अपने पास जो वैल्यू है उसकी वैल्यू अपन रखेंगे। तो कर्ण तो अपन को प्राप्त करना ही है, कर्ण को एक बार आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर लंब की जगह क्या है 1 इकाई या 1, फिर आधार की जगह क्या है 2। फिर देखो कर्ण स्क्वायर अपन को अभी यहाँ पे निकालना है। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग क्या होगा 4 हो जाएगा। तो इससे अपना कर्ण क्या आ गया, कर्ण आ गया देखो 5 आएगा और 5 पे अंडर रूट लगेगा तो क्या आ जाएगा √5। सबसे पहले अपन को संख्या रेखा बनानी। तो संख्या रेखा बनाने के लिए अपन को संख्या को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपने एक संख्या रेखा खींच ली। फिर आपको क्या करना है, आपको संख्या रेखा पर मान निरूपित करने हैं। तो जैसे मैं मान लिखता हूँ, आपको एक एक इकाई छोड़ के उसको लिखना है। जैसे कि आपको ये पूरा स्केल से बनाना है। फिर इनकी वैल्यू क्या होगी, इनके मान लिख दो एक बार। यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ये हो गया 1, ये आपका 2, ये 3 और ये 4। ऐसे आप जितनी लंबी चाहे उतनी संख्या रेखा खींच सकते हैं। पर अपन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास क्या है 2 इकाई है, तो अपन को 2 इकाई तक ही वैल्यू चाहिए होती थी। तो सबसे पहले देखो, आप जहाँ पे आपको 2 इकाई दिखे वहाँ पे आपको एक लंब खींचना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 इकाई से आपको एक लंब यानी कि 90 डिग्री कोण बने ऐसा एक रेखा खींचनी है। ये खींच दी, ये थोड़ी सी टेढ़ी गई, 1 मिनट को वापस खींचते हैं। ये आपने 90 डिग्री वाली रेखा खींच ली। फिर देखो 90 डिग्री की रेखा खींची यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का आपको क्या चाप खींचना है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आपने एक चाप खींच दिया। फिर आपको 0 से लगाकर इस चाप तक बिंदु को मिलाना है। फिर आप देखो यहाँ पे आपको C बिंदु देना है, यहाँ पे आपका O बिंदु हो गया या 0 बिंदु हो गया। आप देख सकते हो जो ये वाली आपकी दूरी हुई ना, ये वाली दूरी यहाँ तक, ये आपकी हो गई
ये वाली आपकी √5 वाली दूरी होगी। इसको आप दे दो बिंदु बी, तो बिंदु बी आपकी क्या हो गई, √5 वाली दूरी होगी। तो संख्या रेखा पर अपने √5 को ऐसे दर्शाएंगे। इसी के अलावा और भी रूट वाली संख्या को आप इस तरह से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसी के साथ अपना हो गया प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल पूरा। धन्यवाद।